अपने ही सगे बाप के सिर में गोली मारनी पड़े तो क्या आपके हाथ कांपेंगे? जरा सोचिए, आपके हाथ में तनी हुई बंदूक है, सामने खड़ा खूंखार ज़ॉम्बी कोई अजनबी नहीं, आपका अपना बाप है, और उसके पैरों तले तड़प रहा है वो आदमी जिसने पिछले 10 साल इस नरक बनी दुनिया में अपनी जान दांव पर लगाकर आपको जिंदा रखा। बंदूक एक, गोली एक, लेकिन सामने खड़े हैं दो बाप। एक ने आपको जन्म दिया था और दूसरे ने आपको मौत से छीन कर पाला है। अब फैसला आपको करना है, अपना खून चुनेंगे या अपना कर्ज। चीख गूंजी, सांसें थम गईं, कांपती उंगलियां ट्रिगर पर जमी और फिर गोली चल गई। लेकिन मर कौन गया? दिमाग को सुन्न कर देने वाली ये कहानी शुरू हुई थी उस दिन जब दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी थी कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। एक खतरनाक वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जो भी इसकी चपेट में आता कुछ ही मिनटों में खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये कोई सुस्त घिसटते हुए चलने वाले ज़ॉम्बी नहीं थे, ये तेज थे, बेरहम थे, और एक बार किसी इंसान की गंध पकड़ लेते तो फिर उसका पीछा छोड़ते नहीं थे। हर तरफ बस अफरा तफरी, चीखें और मौत का साया था। पूरी दुनिया जैसे एक ही पल में नरक बन चुकी थी। इसी बर्बाद होती दुनिया के बीच हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बिल्कुल बेखबर बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। उसके लिए अभी सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट चलने लगती है। कुछ ही सेकंड में उस बच्चे के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि खबर में बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी इससे इन्फेक्ट हो रहा है वह बहुत कम वक्त में ज़ॉम्बी जैसे राक्षस में बदल रहा है। एंकर बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा होता है कि जो भी यह रिपोर्ट सुन रहा है वह तुरंत अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। उस पल से साफ महसूस होने लगता है कि अब यह कहानी किसी आम मुसीबत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खत्म होने की है। लड़का अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी ऊपर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। उसका दिल एकदम से सिमट जाता है। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और जैसे ही कमरे में झांकता है उसकी बड़ी बहन एबिगेल अचानक सामने आकर उसे डरा देती है। पता चलता है कि वह बस मजाक कर रही थी। कुछ पल पहले जो खौफ उसके चेहरे पर था वह थोड़ी देर के लिए राहत में बदल जाता है, लेकिन यह राहत बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि अब दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही दोनों माँ के कमरे तक पहुँचते हैं वहाँ का माहौल देखकर समझ आ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। उनकी माँ बुरी तरह घबराई हुई होती है और अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उनके पिता एक पायलट है और उनकी आवाज से साफ लग रहा होता है कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह जल्दी जल्दी बताते हैं कि हालात बेहद खराब हो चुके हैं, वायरस हर तरफ फैल चुका है और अब घर पर रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वह अपनी पत्नी और बच्चों से साफ कह देते हैं, मेरा इंतजार मत करना, किसी तरह यहाँ से निकलो और कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। इतनी दहशत के बीच भी वह एक पल के लिए अपना हाथ उठाकर वही लकी ब्रेसलेट दिखाते हैं जो उनकी बेटी एबिगेल ने अपने हाथों से बनाया था। उस छोटे से ब्रेसलेट को देखते ही एबिगेल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे इस टूटती हुई दुनिया में भी उसे अपने पिता से जुड़ी एक छोटी सी उम्मीद मिल गई हो। उस पल में डर भी है, बिछड़ने का दर्द भी और एक अजीब सी बेबसी भी। अब उनकी माँ समझ जाती है कि खतरा दूर नहीं उनके घर तक पहुँच चुका है। वह तुरंत फोन रख देती है और बिना एक सेकंड गंवाए जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटने लगती है। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है। वे तीनों तेजी से कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने वाले होते हैं अचानक कहीं से एक खूंखार ज़ॉम्बी उनकी माँ पर टूट पड़ता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही एबिगेल तुरंत कार के नीचे छुप जाती है। वहाँ से वह अपनी सांसें रोके सब कुछ देख रही होती है, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और छोटे भाई को उस दरिंदे के हाथों मरते हुए। खुशकिस्मती से वह ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन एबिगेल की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह कार के नीचे कांपती हुई पड़ी रहती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है और वह देखती है कि उसकी माँ का शरीर अजीब तरह से हिलने लगा है। वायरस ने अब उसे भी नहीं छोड़ा था। कुछ ही पलों में उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और कार के नीचे छुपी अपनी ही बेटी की तरफ बढ़ने लगती है। एबिगेल के लिए वह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तभी ठीक उसी वक्त एक अनजान आदमी वहाँ आ पहुँचता है। उसका नाम जैक था। वह बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बंदूक उठाता है और एबिगेल की ज़ॉम्बी बन चुकी माँ को गोली मार देता है। फिर वह झुककर एबिगेल को कार के नीचे से बाहर खींच लेता है, लेकिन यह दर्द यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही पल वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी कन्वर्ट होने लगा है। जैक समझ जाता है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। वह एबिगेल से कहता है कि अपनी आंखें और कान बंद कर लो और फिर भारी दिल से वह उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। उस पल एबिगेल ने एक ही दिन में अपना पूरा परिवार खो दिया था। जैक उस डरी सहमी बच्ची का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। वक्त गुजरता है और अब कहानी हमें सीधे 10 साल
साल बाद की दुनिया में ले जाती है। ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी सभ्यता को लगभग मिटा दिया है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान खंडहर बन चुके हैं। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इस तबाह दुनिया में भटक रहे हैं। और इसी उजड़ी हुई दुनिया में अब एबिगेल बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक वह जैक की देखरेख में पली है। जैक ने उसे सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि लड़ना भी सिखाया है। बंदूक चलाना, निशाना लगाना, जंगल में सरवाइव करना और ज़ॉम्बी से बचना। एबिगेल अच्छी तरह जानती है कि अगर उस दिन जैक उसकी जिंदगी में नहीं आता तो वह भी अब तक मर चुकी होती। यही वजह है कि वह जैक को सिर्फ अपना रक्षक नहीं बल्कि पिता की तरह मानती है। फिर भी इतने साल जंगलों में अकेले भटकते रहने के बाद एबिगेल के अंदर एक खालीपन है। उसे लोगों की कमी महसूस होती है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कहीं कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वह बाकी लोगों के साथ मिलकर रह सके। लेकिन जैक बिल्कुल उल्टा सोचता है। उसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। उसके हिसाब से इस दुनिया में कई बार इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। रात का वक्त है। दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं। तभी अचानक किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह तुरंत बंदूक उठाता है और धीरे धीरे कैंप से बाहर निकलता है। अंधेरे में कुछ हिलता है और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी बिजली की तेजी से उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैक अब नया नहीं था। वह फुर्ती से पीछे हटता है और लगातार गोलियां जलाकर उसे मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबिगेल भी भागती हुई वहां पहुंच जाती है। पिछले 10 सालों में जैक और एबिगेल ने जंगल में रहकर इतना कुछ देख लिया था कि अब उन्हें ज़ॉम्बीज़ की आदतें अच्छी तरह समझ आने लगी थी। वे जानते थे कि अगर एक ज़ॉम्बी आसपास दिख जाए तो इसका मतलब है कि ज्यादा दूर बाकी झुंड भी होगा। इसलिए जैक देर नहीं करता। वह तुरंत एबिगेल को तैयार होने के लिए कहता है और सुबह होते ही दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। वे जंगल के बीच से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दोनों घोड़े अचानक बेचैन होकर हिनहिनाने लगते हैं और आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। जैक तुरंत समझ जाता है कि खतरा करीब है। दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो थोड़ी दूर पर एक जीप दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी। वहाँ एक अकेला आदमी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस उजड़ी हुई दुनिया में अब इंसान बहुत कम बचे थे, इसलिए उसे बचाना जरूरी था। लेकिन जैक के लिए यह सिर्फ बचाव नहीं, एबिगेल का टेस्ट भी था। वह चाहता था कि पता चले उसने उसे जितनी ट्रेनिंग दी है वह अब सच में उसके काबिल हुई भी है या नहीं। जैक एबिगेल से कहता है कि इस आदमी को तुम बचाओगी। वह उसे समझाता है कि घबराना मत, आराम से निशाना लो और फिर गोली चलाओ। एबिगेल बंदूक उठाती है लेकिन जल्दबाजी कर देती है। गोली चलती है और ज़ॉम्बी को लगने के साथ साथ उस आदमी को भी जा लगती है। यह देखकर जैक का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत एबिगेल के साथ नीचे उतरकर उस घायल इंसान के पास पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर साफ हो जाता है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। वह बुरी तरह घायल था और अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ तो वह किसी भी पल खुद खतरा बन सकता था। इसलिए जैक उसे तड़पता छोड़ने के बजाय खुद ही मार देता है। इसके बाद दोनों उसकी जीप और सामान की तलाशी लेने लगते हैं। जैक उस मरे हुए आदमी के जूते उतार लेता है क्योंकि उसके अपने जूते अब लगभग जवाब दे चुके थे। लेकिन जैसे ही वह वे जूते पहनता है तभी वहाँ उस आदमी के बाकी साथी भी हथियारों के साथ पहुँच जाते हैं। कुछ ही सेकंड में जैक और एबिगेल चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। उनमें से एक आदमी अपने मरे हुए साथी के जूते जैक के पैरों में देखकर भड़क उठता है। उन्हें लगता है कि इन दोनों ने सामान लूटने के लिए उनके आदमी को मार दिया। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है और कई बंदूकें एक साथ जैक और एबिगेल पर तन जाती हैं। तभी उस ग्रुप की एक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट औरत नीचे उतरती है। उसका नाम मेगन था। वह अपने लोगों से कहती है कि पहले इनकी बात सुनो। उसे लगता है कि ये दोनों वैसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं। जैक भी जल्दी से मौका पकड़ता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने तुम्हारे आदमी को जानबूझकर नहीं मारा बल्कि उसे बचाने की कोशिश की थी। वह यह भी कहता है कि यहाँ रुकना बेवकूफी होगी क्योंकि ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। इनके बाकी साथी भी यहाँ जरूर पहुँचेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जैक का काला घोड़ा फिर से जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। यही उसकी वार्निंग थी। अगले ही पल दूर जंगल से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं। फिर देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। वे इतने तेज थे कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिलता। मजबूरी में सबको वहीं खड़े होकर हथियारों से मुकाबला करना पड़ता है। शुरुआत में लगता है कि इतने हथियारों के साथ शायद वे उन्हें रोक लेंगे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि हालात जल्दी ही हाथ से निकल जाते हैं। ग्रुप के लोग एक एक करके कटते जाते हैं। जो बचते हैं उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं होती। कुछ ही देर में उनका पूरा ग्रुप लगभग खत्म हो जाता
है। इसी बीच एक ताकतवर आदमी भी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बंदूक में गोलियां ही खत्म हो चुकी होती हैं। अब सबको साफ दिखने लगता है कि वे इस झुंड से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। इसी हालत में एबिगेल मेगन को पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाती है। गाड़ी में मेगन का पति भी बैठता है और जैक तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता है। जब तक वे वहाँ से दूर निकलते हैं तब तक पूरे ग्रुप में सिर्फ यही 4 लोग बचे होते हैं। बाकी सब ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो चुके थे। पीछे छूटे मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को देखकर एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी गुस्से से भर उठता है। साफ दिख रहा था कि वह बाकी झुंड से अलग था और यह मुकाबला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। उधर वे चारों किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से जान बचाकर गाड़ी में आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी प्रेग्नेंट लेडी से पूछता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। तब पता चलता है कि यह लोग शिप टाउन नाम की एक जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ अब भी इंसान सुरक्षित रह रहे हैं। वहाँ रहने के लिए जगह है, जरूरी सामान है और शायद एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका भी। ये सुनते ही एबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वह तो कब से ऐसी ही किसी इंसानी बस्ती का सपना देख रही थी। लेकिन जैक को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह साफ कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इस तबाह दुनिया में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कोई बस्ती नहीं मिली। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी जवाब दे देती है। सब नीचे उतरते हैं। प्रेग्नेंट लेडी का पति, जिसका नाम डेविड है, कहता है कि वह मैकेनिक है और कोशिश कर सकता है, लेकिन बिना औजारों के गाड़ी ठीक करना नामुमकिन था। अब इनके पास गाड़ी छोड़कर पैदल निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लंबा सफर तय करने के बाद वे लोग एक वीरान सी सोसाइटी तक पहुंचते हैं। ऊंची इमारतें अब भी खड़ी होती हैं, लेकिन वहां हर तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा होता है जैसे जिंदगी बहुत पहले उस जगह को छोड़ चुकी हो। पहले वे पूरी जगह ध्यान से चेक करते हैं। जब कहीं कोई हलचल नहीं मिलती तो फैसला होता है कि रात यहीं काटी जाएगी। रात को वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबिगेल शिप टाउन को लेकर बेहद उत्साहित होती है, इसलिए वह मेगन से उसी जगह के बारे में पूछने लगती है। मेगन उसे बताती है कि उनका वहाँ के लोगों से रेडियो पर संपर्क हो चुका है। वह जगह सुरक्षित है, खूबसूरत है और वहाँ लोग मिलकर रह रहे हैं। यह सुनकर एबिगेल को पहली बार लगता है कि शायद इस बर्बाद दुनिया में अब भी उम्मीद बची हुई है। दूसरी तरफ जैक हमेशा की तरह लापरवाह नहीं होता। वह बाहर चारों तरफ जाल बिछा देता है ताकि अगर खतरा पास आए तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। थोड़ी देर बाद जैक एक नक्शा निकालता है और सबको समझाता है कि वह मेगन और डेविड को कुछ दूर तक छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद वह अलग हो जाएगा। बस यही बात एबिगेल को पसंद नहीं आती। वह जैक से बहस करती है कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अकेले सुरक्षित नहीं ले जा पाएगा, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन जैक वही बात दोहराता है जो वह हमेशा कहता आया है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं खतरा भी वहीं ज्यादा होता है। एबिगेल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी की गंध पकड़कर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठी अपने बचपन की फोटो देख रही होती है। तभी नीचे पेड़ों की तरफ से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि ज़ॉम्बी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वह सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागती है, लेकिन बीच रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। एबिगेल सीढ़ियों की तरफ भागती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है और सही मौका देखकर उसे जोरदार धक्का दे देती है। वह ज़ॉम्बी नीचे जा गिरता है, लेकिन उस धक्का मुक्की में एबिगेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह खुद भी नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी सही वक्त पर जैक वहां पहुंच जाता है। वह झट से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। उसी दौरान बाहर वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने बाकी साथियों के साथ उस जगह तक पहुंच चुका होता है। उसे अपने मरे हुए साथी की गंध मिल गई थी और अब वह सीधा उनके पीछे आ पहुंचा था। लेकिन जैक ने रात में जो जाल बिछाए थे अब वही काम आने लगते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी झुंड बनाकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अचानक जोरदार धमाका होता है। कई ज़ॉम्बी वहीं उड़ जाते हैं। धमाके की आवाज सुनते ही जैक समझ जाता है कि अब वहाँ एक पल रुकना भी मौत को बुलाना है। अच्छी बात बस इतनी थी कि वे लोग उस जगह से निकल चुके थे, वरना वही उनका अंत बन जाती। रास्ते में भागते हुए एबिगेल को अचानक एक बात याद आती है। वह जैक से कहती है कि पास ही एक पुराना एयरपोर्ट है जहाँ उसके पिता काम किया करते थे। शायद वहाँ कोई छोटा प्लेन मिल जाए और अगर किस्मत साथ दे गई तो वे सीधे शिप टाउन पहुँच सकते हैं। जैक को ये आइडिया बहुत रिस्की लगता है। वह साफ कहता है कि एयरपोर्ट जैसी खुली जगह पर अगर ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऊपर से यह भी जरूरी नहीं कि वहाँ कोई काम का प्लेन मिले। लेकिन एबिगेल की उम्मीद और जिद आखिरकार उस पर भारी पड़ती है और वह मान जाता है। जब वे एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है। रनवे खाली पड़ा होता है, दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिखता। जैक ताने वाले अंदाज में कहता भी है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन तभी उनकी किस्मत पलट जाती है। एक पुराने बंद गैराज का शटर उठाते ही अंदर उन्हें एक छोटा प्लेन खड़ा दिखाई देता है। सबकी आंखों में एक साथ चमक आ जाती है, मगर राहत पूरी नहीं थी, क्योंकि वह
जहाज सालों से बंद पड़ा था। डेविड इंजन चेक करता है और कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो वह इसे 10-15 मिनट में चालू कर सकता है। अब वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। डेविड जल्दी जल्दी प्लेन ठीक करने में लग जाता है और जैक व एबिगेल आसपास नजर रखते हैं। तभी दूरबीन से उन्हें दिखता है कि सैकड़ों ज़ॉम्बी पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। जैक तुरंत चिल्लाकर सबको चेतावनी देता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है, हमें अभी निकलना होगा। एबिगेल बिना देर किए पायलट सीट पर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए बचपन में उसने कॉकपिट के नियंत्रण को थोड़ा बहुत समझा था। अब वही अधूरी सी यादें उसके काम आने वाली थी। बाहर जैक लगातार फायरिंग करके ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। अंदर एबिगेल कांपते हाथों से प्लेन स्टार्ट करने की जद्दोजहद कर रही होती है। आखिरकार इंजन आवाज करता है, प्रोपेलर घूमने लगता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनमें से एक तो प्लेन के दरवाजे तक भी आ जाता है, लेकिन जैक सटीक निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। अगले ही पल प्लेन जमीन छोड़ देता है और हवा में उठने लगता है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है कि वे बच गए, कि अब शायद खतरा पीछे छूट चुका है, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। प्लेन हवा में उठते ही कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है कि अब वे बच गए हैं। सबके चेहरों पर राहत आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे सीधा शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन यह सुकून बहुत छोटा साबित होता है। जैसे ही प्लेन थोड़ा ऊपर जाता है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है। सालों से बंद पड़ी मशीन अब जवाब दे रही थी। अगले ही पल इंजन में धमाका होता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। उस हालत में भी जैक घबराता नहीं। वह पूरी समझदारी से प्लेन को पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड कराता है। झटके इतने जोरदार होते हैं कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती। अब यह साफ था कि प्लेन दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी उन्हें फिर से पैदल ही सफर करना पड़ेगा। काफी दूर तक चलते चलते वे लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। टूटी फूटी बोगियां, चारों तरफ अंधेरा और ऐसा सन्नाटा जैसे यहाँ बहुत पहले जिंदगी खत्म हो चुकी हो। जैक पूरे इलाके को ध्यान से चेक करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल आसपास कोई खतरा नहीं है, तब सब वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि अब शिप टाउन बस 2 दिन की दूरी पर है। उसी रात मेगन जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। उसकी बात सुनकर जैक का सख्त चेहरा भी थोड़ा नरम पड़ जाता है। वह पहली बार अपने अतीत का वह जख्म खोलता है जिसे वह इतने सालों से भीतर दबाए बैठा था। वह बताता है कि जब यह वायरस पहली बार फैला था, तब उसकी अपनी पत्नी भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसे अपनी ही पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। उसी दिन उसके अंदर का बहुत कुछ मर गया था। फिर वह मेगन से कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। अब वह उसे हर हाल में सही सलामत शिप टाउन तक पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई चुपचाप बढ़ रही होती है। मेगन का पति डेविड अंधेरे में अकेला बैठा अपनी बंदूक सिर पर टिकाकर खुद को मारने की हिम्मत जुटा रहा होता है। उस हमले के दौरान उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जख्म छोटा जरूर था, इसलिए वायरस का असर धीमा था, लेकिन डेविड समझ चुका था कि उसका वक्त सीमित है। फिर भी उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तक शरीर साथ दे रहा है, वह उसे शिप टाउन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगली सुबह चारों फिर से सफर पर निकलते हैं। चलते चलते जैक की अनुभवी नजर डेविड की लड़खड़ाहट पकड़ लेती है। वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह डेविड को बाकी लोगों से अलग एक तरफ ले जाता है और उसकी पैंट ऊपर करके देखता है। वहाँ काटे जाने का साफ निशान होता है। अब जैक को यकीन हो जाता है कि डेविड जल्द ही कन्वर्ट होने वाला है। वह तुरंत बंदूक उसके माथे पर तान देता है और पूछता है, तुम खुद खत्म होना पसंद करोगे या मुझे करना पड़ेगा? डेविड बहुत शांत होकर कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह बस अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहता है और जिस पर उसे लगेगा कि वह खुद पर कंट्रोल खो रहा है, वह खुद को गोली मार लेगा। डेविड की आंखों में डर जरूर था, लेकिन झूठ नहीं था। यही देखकर जैक उसे एक मौका दे देता है। सफर फिर से जारी रहता है। चलते चलते शाम ढल जाती है और रात दोबारा उनके सामने आ खड़ी होती है। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक घर दिखाई देता है। उस सुनसान दुनिया में उस तरह किसी घर का होना ही अपने आप में अजीब था। जैक तुरंत चौकन्ना हो जाता है, बंदूक तानकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस दुनिया में हर बंद दरवाजे के पीछे पनाह नहीं, कभी कभी नई मुसीबत भी छुपी होती है। जैक बंदूक ताने बहुत संभल कर उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वे थोड़ा और करीब पहुंचते हैं, अचानक एक तेज स्पॉटलाइट उनकी आंखों पर पड़ती है और स्पीकर पर भारी आवाज गूंजती है, अपने हथियार नीचे डाल दो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। उसी पल सबको समझ आ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। एबिगेल हिम्मत करके आगे आती है और जोर से कहती है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें सिर्फ मदद चाहिए और हमारे साथ एक प्रेग्नेंट औरत भी है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है। वह खुद को एक साइंटिस्ट बताता है और कहता है कि अगर ये लोग अपने हथियार बाहर छोड़ दें तो वह इन्हें खाना भी देगा और रात गुजारने की जगह भी। मजबूरी में सब अपनी बंदूकें बाहर छोड़ देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह जाते हैं। इतने
इतने सालों की बर्बादी के बाद ऐसा घर, ऐसा खाना, ऐसी सेटिंग जैसे बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी हो, लेकिन इस आदमी ने अपने लिए अलग दुनिया बचा कर रखी हो। वह साइंटिस्ट बड़े आराम से उन्हें बैठाता है, खाना परोसता है, ड्रिंक्स देता है और बताता है कि अगर वह चाहता तो यहाँ से बहुत पहले जा सकता था, लेकिन उसे ऐसी सुनसान जगहों पर रिसर्च करना आसान लगता है। भूख से बेहाल चारों लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने शायद कई सालों से नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे उस साइंटिस्ट की बातें अजीब लगने लगती हैं। वह कहता है कि यह वायरस सिर्फ तबाही नहीं है, ये इंसानों का अपग्रेड है। उसके हिसाब से कमजोर लोग मर जाएंगे और सिर्फ ताकतवर ही किसी नई शक्ल में जिंदा रहेंगे। वह लगभग पागलों की तरह समझाने लगता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ दरिंदे नहीं बल्कि एक नेक्स्ट स्टेज है और दुनिया पर राज भी उन्हीं का होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर जैक, एबिगेल, मेगन और डेविड सब असहज हो जाते हैं। साफ लगने लगता है कि यह आदमी अकेला जरूर है, लेकिन सामान्य बिल्कुल नहीं। इसी बीच डेविड की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वह वॉशरूम में जाता है और आईने में खुद को देखकर डर जाता है। उसकी नसें काली पड़ चुकी होती हैं, आंखें लाल हो रही होती हैं और उसे समझ आ जाता है कि वायरस अब उसके अंदर तेजी से फैल रहा है। वह किसी तरह वापस हॉल में आता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक, एबिगेल और मेगन बेहोश पड़े होते हैं। साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। डेविड गुस्से में साइंटिस्ट पर झपटता है, लेकिन तभी वह आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए एक रिमोट डिवाइस का बटन दबा देता है। अगले ही पल डेविड के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। वह कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट शैतानी मुस्कान के साथ बताता है कि यह कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। इस डिवाइस की मदद से वह ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। अब उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह खुद को उनका मालिक समझता है। डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वह खुद को और अपने बाकी साथियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वे सब किसी लैब जैसी जगह पर पड़े होते हैं। साइंटिस्ट सामने खड़ा होता है, जैसे अब वह इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने वाला हो। फिर वह मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे? इसके बाद वह एक पिंजरे की तरफ इशारा करता है और अंदर जो दिखाई देता है वह और भी डरावना था। वहाँ एक खूंखार ज़ॉम्बी औरत बंद थी। वही उसकी वाइफ थी, जिस पर उसने अपने पागल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। साइंटिस्ट पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। उसकी वाइफ गुर्राते हुए बाहर आती है और सबसे पहले उसी पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन साइंटिस्ट तुरंत डिवाइस दबाता है और वह ज़ॉम्बी औरत उसके इशारे पर बंधे हुए जैक और बाकी लोगों की तरफ मुड़ जाती है। वह जैक पर हमला करती है, लेकिन जैक उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। उसी पर डेविड के अंदर फैल चुका वायरस जैसे आखिरी बार उसकी मदद करता है। उसके शरीर में अचानक अजीब सी ताकत आ जाती है और वह एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़ देता है। फिर वह बाकी सबको भी छुड़वा देता है। साइंटिस्ट ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। बिना एक सेकंड गंवाए ये चारों बाहर निकलते हैं, साइंटिस्ट की गाड़ी पकड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वह पागल आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपने डिवाइस की मदद से वह फिर से ज़ॉम्बीज़ का झुंड इनके पीछे लगा देता है। आगे जाकर रास्ता बंद मिल जाता है, इसलिए इन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। अब डेविड अच्छी तरह जान चुका था कि उसका अंत करीब है। वह मेगन को आगे जाने के लिए कहता है और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बीज़ को रोकने का फैसला करता है। वह जानता था कि कुछ ही देर में वह खुद भी खतरा बन जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी को कसम देकर जैक और एबिगेल के साथ आगे भेज देता है और खुद अकेला उन ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वह आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। जैक मेगन को संभालते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बची कुची बस्ती थी, शिप टाउन। पीछे से ज़ॉम्बी अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए एबिगेल जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ऊपर टावर पर बैठे गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और तुरंत स्नाइपर से ज़ॉम्बी को शूट करके कवर देने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके लिए एक बोट भेजी जाती है और जैक, एबिगेल और मेगन उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। पीछे खड़ा वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड को आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि सामने पानी का रास्ता होता है और वे उसे पार नहीं कर सकते। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि शिप टाउन असल में कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया एक पूरा तैरता हुआ शहर है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। मेगन की डिलीवरी का वक्त आ चुका होता है, इसलिए उसे तुरंत डॉक्टर और इलाज मिल जाता है। यहाँ अस्पताल भी था, लोग भी थे और बहुत दिनों बाद पहली बार लग रहा था कि शायद इंसानी दुनिया अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लेकिन जैक को यह भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह एबिगेल से कहता है कि हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, पर एबिगेल साफ मना कर देती है। इतने सालों बाद उसे लोगों के बीच रहने का मौका मिला था। उसके लिए यह जगह बस एक कैंप नहीं, एक सपना थी। इसी बात पर दोनों के बीच तेज बहस हो जाती है। जैक को यहाँ भी खतरा दिख रहा
रहा था और एबिगेल को आखिरकार जिंदगी। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आकर बताता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनते ही जैक का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत अस्पताल के कमरे में जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी होती है। वह अपनी नवजात बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है। उसकी बस एक ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी भी एबिगेल की तरह जिंदा बचे, बड़ी हो और किसी अपने के साथ रहे। जैक को अपनी मरी हुई पत्नी की याद आ जाती है और आखिरकार वह उस बच्चे को अपनाने के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ एबिगेल इस नई दुनिया को हैरानी और खुशी के साथ महसूस कर रही होती है। इतने सालों बाद उसने कब सोचा था कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठेंगे, संगीत चलेगा, लोग हंसेंगे, पिएंगे, नाचेंगे। वहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़के से भी होती है और धीरे धीरे उसका यहीं रुकने का इरादा और मजबूत होने लगता है। कुछ दिन बाद वह नोटिस करती है कि वह लड़का चुपके से एक गुप्त केबिन में जा रहा है। एबिगेल उसके पीछे पीछे वहां पहुंचती है और देखकर हैरान रह जाती है कि पूरे शिप टाउन के नीचे बम लगाए गए हैं। साथ ही एक वायरलेस ट्रिगर भी रखा होता है। लड़का उसे बताता है कि अगर कभी यह जगह हाथ से निकलने लगे तो लोग गुप्त रास्ते से निकल जाएंगे और बाहर से पूरे टाउन को उड़ा देंगे। लेकिन जिस दिन के लिए यह सिस्टम बनाया गया था वह दिन सोची हुई रफ्तार से ज्यादा जल्दी आ जाता है। साइंटिस्ट गुस्से में वापस लौट आता है और इस बार वह अकेला नहीं होता। अपनी कंट्रोल डिवाइस की मदद से वह उस काले चेहरे वाले जॉम्बी किंग को भी कंट्रोल में कर लेता है। फिर पानी का जो रास्ता अब तक शिप टाउन को बचाता आ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जॉम्बी पानी के नीचे से जहाजों तक पहुंचने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और हर तरफ चीख पुकार फैल जाती है। जैक को भी पता चल जाता है कि शिप टाउन पर हमला हो चुका है। सबसे पहले उसे एबिगेल की चिंता सताती है। वह जॉम्बी को मारते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद वह आखिर उस तक पहुंच भी जाता है, लेकिन तब तक साइंटिस्ट भी वहां आ चुका होता है और सीधा एबिगेल पर हमला कर देता है। एबिगेल को इस हालत में देखकर जैक गुस्से में साइंटिस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी एक जॉम्बी बीच में आकर उसे धक्का देता है और वह नीचे टैंक जैसे हिस्से में जा गिरता है। साइंटिस्ट भी वहीं पहुंच जाता है। वह अब जैक से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था, लेकिन जैक समझ चुका था कि साइंटिस्ट से लंबी लड़ाई का कोई मतलब नहीं। मौका मिलते ही वह साइंटिस्ट पर टूट पड़ता है और उसके हाथ में लगी कंट्रोल डिवाइस को दीवार से दे मारता है। डिवाइस टूटते ही साइंटिस्ट की पूरी ताकत खत्म हो जाती है। अब वह न जॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था न खुद को बचा सकता था। अगले ही पल वही जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा ही नोच डालते हैं। इधर अफरा तफरी के बीच बचे हुए लोग पहले से बने सीक्रेट रास्ते से भागने लगते हैं। सुरंग के रास्ते बहुत से लोग नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। बाहर वही हैंडसम लड़का खड़ा होता है जो जैक और एबिगेल के निकलने का इंतजार कर रहा था ताकि सही वक्त पर बटन दबाकर पूरे शिप टाउन को उड़ा सके। लेकिन अंदर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। जैक और एबिगेल भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वही काले चेहरे वाला जॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक तुरंत उस पर टूट पड़ता है और लकड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। वह पीछे लड़खड़ा जाता है। तभी एबिगेल की नजर उसके हाथ में बंधे एक ब्रेसलेट पर पड़ती है और उसका दिल जैसे वहीं रुक जाता है। वह वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। उसी पल एबिगेल समझ जाती है कि सामने खड़ा ये काला चेहरा वाला जॉम्बी उसका अपना पिता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं था, अब वह एक राक्षस बन चुका था। एबिगेल कुछ पल के लिए जम जाती है, लेकिन जैक उसे पकड़कर खींचता है और कहता है कि अभी भागना होगा। बाहर खड़ा लड़का देख लेता है कि अब और देर करना सबको मरवा देगा, इसलिए वह वायरलेस ट्रिगर दबा देता है। अगले ही पल पूरा शिप टाउन जोरदार धमाके के साथ आग और मलबे में बदल जाता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। धमाके के बाद भी वह जॉम्बी राजा जिंदा बच जाता है। राख और टूटे हुए ढांचे के बीच वह फिर से उठ खड़ा होता है। जैक भी बिना डरे उसके सामने जा खड़ा होता है और दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉम्बी राजा बहुत ताकतवर था और कुछ ही देर में जैक उस पर भारी पड़ने के बजाय खुद कमजोर पड़ने लगता है। एबिगेल यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है। वह जानती थी कि सामने खड़ा वह दरिंदा उसका अपना पिता है, लेकिन वह यह भी देख रही थी कि वही दरिंदा उस आदमी को मारने वाला है जिसने पिछले 10 साल तक उसे बेटी की तरह पाला है। उसी पल वह जमीन से बंदूक उठाती है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और फैसला भी। फिर बिना और सोचे वह सीधे उस काले चेहरे वाले जॉम्बी राजा को गोली मार देती है। गोली लगते ही वह वहीं ढेर हो जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। एबिगेल टूट चुकी थी, लेकिन उसने सही फैसला लिया था। अगर वह ट्रिगर नहीं दबता, अगर वह गोली नहीं चलती, तो वहाँ कोई भी नहीं बचता। इसके बाद जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पीछे बच गए कुछ लोग भी धीरे धीरे उनके पास आ जाते हैं। अब उनके पीछे राख हो चुका शिप टाउन था और सामने दूर समुंदर में एक सुनसान सी जगह वही उनकी अगली उम्मीद बनती है। वे फैसला करते हैं कि अब वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाई जाएगी और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।